प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था हॉब्स को। हॉब्स के बाद लॉक, सामाजिक संविदावादी विचारकों में एक और प्रमुख विचारक जॉन लॉक इंग्लैंड का था और इसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इसने जो इसका यदि हम जीवन काल देखें तो लॉक का जीवन सामान्य रहा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में इसका जीवन जन्म हुआ और इसका जीवन आगे बढ़ा। इसको अपने पिता का प्यार भी मिला और में उसका प्रभाव इसके जीवन पर पड़ा और जो उसने अपनी पुस्तकें लिखी वो 50 वर्ष की आयु के बाद ही प्रकाशित हुई और इसकी जो हमारे इस सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित जो किताब थी वो थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध। ये उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसमें हमें उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखने को मिलता है। और ये इसकी जो काल था, यदि हम इंग्लैंड में देखें तो इसने जो काल देखा था तो एक तो काल वो देखा था 1648 से 60 जब गणतंत्रीय एक क्रांति हुई थी, तो इस पर प्रजातंत्रवादियों का प्रभाव भी था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना चक्र हुआ था इंग्लैंड के शासन व्यवस्था में वो ये था 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी इंग्लैंड की, 1688 की। ये रक्तहीन क्रांति इतिहास में प्रसिद्ध है, रक्तहीन क्रांति के नाम से, गौरवपूर्ण ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो जिसमें शासन सत्ता में परिवर्तन जो हुआ था वो बिना किसी खून खराबे के, रक्तपात के हुआ था, इसलिए इसका भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। इन सब परिस्थितियों में जो वह सामाजिक समझौता सिद्धांत दे रहा है, उस सामाजिक समझौता सिद्धांत को यदि हम देखें तो उसके मानव स्वभाव, जो पहला यदि बिंदु देखें तो मानव स्वभाव कैसा था, ये जैसा मैंने अभी कहा भी है कि ये काल था और उस काल का प्रभाव पड़ने की वजह से, और वैसे इस पर पिता का इसको बहुत लाड़ प्यार भी मिला, तो इसने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की हॉब्स से विपरीत, ये कहता है कि जो मानव है वो आपके सहयोगी और सामाजिक है। यहां पर सहयोगी है, मानव सामाजिक प्राणी के रूप में है और इसमें दया है, प्रेम है, सहानुभूति है। ये जो परिस्थितियां जो हैं वो उसके मानव स्वभाव में दिखाई देती है और मनुष्य यहां पर पारस्परिक सहयोग कर रहा है। यहां व्यक्ति जो है वो सद्भावना का जीवन व्यतीत कर रहा है। यहां वो सद्भाव, बिल्कुल एक सरल और सद्भावी जीवन। क्योंकि व्यक्ति में घृणा, द्वेष, स्वार्थ है ही नहीं, तो
इस प्रकार से वो मानव स्वभाव की बात करता है। अब वो बात करता है यहां पर प्राकृतिक अवस्था। जब ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जीवन जी रहा है तो वो ये कहता है कि जब व्यक्ति दयालु है, प्रेम है, उसमें सहानुभूति है, उसमें सहयोग है, सद्भाव है, ये सारी स्थितियां होने पर तो ये प्राकृतिक अवस्था भी वो संघर्ष की अवस्था नहीं थी, यहां लड़ाई झगड़े की नहीं थी। वहां हॉब्स के विपरीत ये कहता है कि ये शांतिपूर्ण जीवन की अवस्था थी, शांति की, सहयोग की। यहां किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था और ये व्यक्ति शांति, संपन्नता और सहयोग के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। यहां समानता भी थी, यहां स्वतंत्रता भी थी। यानी यहां वो ये भी कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में उसको 3 अधिकार थे। वो 3 अधिकार जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, ये 3 अधिकारों की चर्चा करता है यहां। एक जीवन का, दूसरा स्वतंत्र था और तीसरा वो संपत्ति, उसके पास संपत्ति थी, वो संपत्ति उसको रखने का एक तरह से अधिकार भी था। यानी ये 3 अधिकार उस समय प्राकृतिक अवस्था में थे। अब जब ये प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की अवस्था थी तो उसमें वो ये कहता है कि विवेक जनित नियम थे। यहां पर वो ये कहता है कि तुम दूसरों के प्रति वो व्यवहार करो। लॉक कहता है कि तुम दूसरों के प्रति वह व्यवहार करो जो अपने प्रति चाहते हो। यानी विवेक, अपना विवेक। अब प्राकृतिक अवस्था में आदमी के पास कितना विवेक होगा एक बात अलग है, लेकिन वो उसका यह कहना था कि वो विवेक का इस्तेमाल करते थे और इसलिए वो खुद अपने लिए जब ये अधिकार चाहते हैं तो दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो करे, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का भी उसमें विवेक था। और ये प्राकृतिक अवस्था जो थी वो समझौते से पूर्व की प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था थी। ये समझौता जब तक नहीं हुआ उससे पहले की प्राकृतिक अवस्था थी। अब वो ये कहता है कि यहां जब समझौते की बात करता है तो यहां जो जिसको हम जब तीसरा जो हमारा बिंदु है वो सामाजिक जो समझौता है, तो इस सामाजिक समझौते में वहां जो उसने इस सामाजिक समझौते की जो बात की उसमें यही है कि ये प्राकृतिक अवस्था में स्थायी स्थितियां नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था आदर्श तो थी, यहां पर सारी चीजें थी, एक आदर्श स्थिति की बात है, लेकिन ये स्थिति वो ये कहता है कि यहां ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। और वो कमियां क्या थी कि इन जो अधिकार जो व्यक्ति के हैं इनको लागू करने के कोई निश्चित नियम नहीं थे। एक तो कोई सुनिश्चित प्रकट नियम का अभाव, यहां पर जो नियम का अभाव था। दूसरा जो उसका जो कहना था वो कोई स्पष्ट निर्णायक नहीं था जो इसके संबंध में हो, और क्रियान्वित करने वाला ये एक तो निर्णायक नहीं था और लागू करने वाली शक्ति नहीं थी। लागू करने वाली शक्ति, जब ये चीजें थी, ये कुछ कमियां थी जो इस सामाजिक समझौते में
वो लॉक कहता है। और प्राकृतिक अवस्था वाली स्थितियां थी, उसमें आदमी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, एक आदर्श स्थितियां थी, शांतिपूर्ण जीवन था, उसके पास अधिकार भी थी। लेकिन यहां ये कमी थी, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी जो पूर्व राजनीतिक। तो यहां वो कहता है कि व्यक्ति इस अवस्था को खत्म कर और वो एक राज्य की उत्पत्ति या राज्य का निर्माण करता है या राज्य का संगठन बनाता है। और उसमें जो है वो ये उसने दो समझौतों की बात कही। यहां जो उसका सामाजिक समझौता था, वो दो समझौते यहां होते हैं। एक तो व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर और एक समाज का निर्माण करते हैं। पहला जो समझौता है वो समाज निर्माण की बात, एक समाज या समुदाय जो उसका निर्माण होता है, जिसमें उस समाज को अपने से संबंधित निर्णय करने का अधिकार देता है। और दूसरा जो समझौता है वो समाज, जो सारे समाज, ये जो व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया व्यक्ति, तो ये जो समझौता था वो समाज के व्यक्ति और शासक के बीच में होता है। जिसको शासक बनाया इस समाज ने, एक तो पहले व्यक्ति अपना समाज का निर्माण करते, दूसरा अब ये समाज के लोग उस शासक के साथ समझौता करते हैं। और वो समझौता ये होता है कि ये प्राकृतिक अवस्था हमारी समाप्त हो गई और अब ये है कि ये शासक हम बना रहे हैं जो आपके कानून बनाए, कानूनों की व्याख्या करे। यानी शासक का निर्माण समाज ने किया, व्यक्तियों ने मिलकर उस शासक के साथ समझौता किया। और फिर ये हुआ कि जो सरकार के जो तीनों काम होते हैं, एक कानून बनाना, एक लागू करना, एक इनकी व्याख्या करना, ये सारे जो अधिकार है वो सारे इस शासक को दिए गए। और इस प्रकार से वो एक सामाजिक समझौता सिद्धांत संविदा, और उसके द्वारा ये जो हुई वो राज्य की उत्पत्ति हुई। ये राज्य का यहां निर्माण हुआ या राज्य बना। और अब यहां वो जो राज्य बना, यहां वो एक राज्य के लिए वो कहता है कि इस राज्य शासक पर प्रतिबंध है। ये शासक असीमित सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग नहीं करता, ये प्रतिबंधित और सीमित रूप में इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और इसमें वो ये है कि ये जो शासक है वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नियम बनाएगा। जो भी नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो सारे के सारे जो प्राकृतिक नियम है उनके अनुकूल होंगे, वहां उनके प्रतिकूल नहीं बनाएगा। यदि व्यक्तियों की जो संपत्ति की रक्षा करना, राजनीतिक समानता की बात यदि ये नहीं होती है, तो यहां वह जो राजा है उसके विरुद्ध की बात करता है। और जो इसका हम अगली बात करें, जो राज्य का स्वरूप कैसा होगा, वो राज्य का स्वरूप यहां पर वो सीमित राज्य होगा। ये इसका जो राज्य बना वो सीमित बना। यानी राजा पर जब प्रतिबंध लागू हो गए कि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल वह अपने इन कानून बनाएगा, नियम जो है उन नियमों के अनुरूप ही वह काम करेगा। तो शासक पर प्रतिबंध, यदि उससे अलग वह करता है तो उसको इनको रोकने का अधिकार है। सीमित राज्य का सिद्धांत, जो इंग्लैंड का सिद्धांत जो आज हम देखते हैं,
सीमित राज्य का सिद्ध जो वहां पर अब तो सारे के सारे राजा के अधिकार वो लोकतंत्रीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन वहां से ये सीमित राज्य का सिद्धांत, शासक अब असीमित सर्वोच्चता का वो प्रयोग नहीं करता, इस प्रकार की वह अपनी इस समझौते में बात करता है। ये कुल मिलाकर लॉक का सामाजिक समझौता जो निर्णय राज्य के निर्माण पे पहुंच रहा है, लेकिन हॉब्स से विपरीत उसकी जो प्राकृतिक अवस्था, मानव का स्वभाव और समझौता वो अलग होकर हमारे सामने आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। थैंक यू।